नमस्कार, जियोपॉलिनोमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा अटैक की जो इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था। वहाँ पे जाएं उसके पहले आपसे एक अपील है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके जो भी सवाल या फीडबैक है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अवश्य ही उसका जवाब देंगे। बात करते हैं अटैक की जो इतना लंबा चला। क्या ये ख़त्म होगा? ये कब ख़त्म होगा? और ये ख़त्म होगा उसके बाद की व्यवस्था क्या होगी? सवाल कई सारे हैं, जवाब किसी के पास नहीं है। ख़त्म होगा तब होगा, पर आज जो समाचार पत्रों में चीज़ें नहीं आ रही हैं, उन 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली, खाड़ी के देशों की अर्थव्यवस्था, और आज खाड़ी के देश कहाँ हैं? खाड़ी के देश जो हैं तेल बेचते हैं, पैसे बनाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे बनाते हैं, पर अर्थव्यवस्था यहीं पे समाप्त नहीं हो जाती। अर्थव्यवस्था वो होती है कि सारी चीज़ें, उदाहरण के तौर पे अनाज है, दवाइयाँ हैं, आपके बाज़ारों में उपलब्ध रहनी चाहिए, वाजिब दामों पे मिलनी चाहिए, ताकि समाज का गरीब वर्ग भी उन चीज़ों का लाभ उठा सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड है, बंद है, तेल वहां से निकल नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें भी वहां पहुंच नहीं रही होंगी। समाचार पत्र में तो सिर्फ यही आता है कि तेल के इतने जहाज फंसे पड़े हैं। कहीं समाचार पत्र में ये नहीं आ रहा कि इतनी दवाइयां अटकी पड़ी है जो वहां जानी है, इतने अनाज के भंडार अटके पड़े हैं जो वहां जाने हैं। हालत ये हो गई है कुछ देशों की कि उन्हें अपनी ज़रूरत का अनाज, अपनी ज़रूरत की दवाइयाँ हवाई माध्यम से, हवाई जहाज़ के माध्यम से मंगवाने पड़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब भी आप हवाई जहाज़ के माध्यम से मंगवाएंगे तो चीज़ें महंगी होंगी। उदाहरण के तौर पे अगर 100 रुपया पर किलोमीटर आपको समंदर के रास्ते से कॉस्ट आती है, तो उसी चीज़ की कीमत आपको हवाई जहाज़ के रास्ते से 1000 रुपये की आएगी। तो जो साधारण समाज का वर्ग है, जो गरीब तबका है, वो किस तरह से इन चीज़ों को अफोर्ड कर पाएगा? गल्फ का भूगोल, जियोग्राफी वैसी है कि वहाँ पे चीज़ें उग नहीं पाती, अनाज उग नहीं पाता, तो वहाँ के लोग कैसे जिएंगे? अनाज तो खाने के लिए चाहिए, ये अनाज अटका हुआ है, दवाइयाँ अटकी हुई हैं। दूसरी चीज़ है, और ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा हमें समझने की भी ज़रूरत है कि इस पूरे क्षेत्र में एस्केलेशन किस तरह से किया जा रहा है। अमेरिका ने तो ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइलें दाग दी। ईरान ने सिर्फ उदाहरण के तौर पे एक छोटे से डीसैलिनेशन प्लांट पे हमला किया है, पर डीसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं वो खाड़ी के देशों का बैकबोन है। खाड़ी के देश इसलिए खाड़ी के देश कहे जाते हैं कि आप जमीन खोदते तो जमीन से पानी नहीं, तेल निकलता है। पीने का पानी वे समंदर से लेते हैं, उसमें से नमक निकालते हैं जिसे डीसैलिनेशन कहते हैं, और फिर उसे पीते हैं। अगर आप उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करेंगे, तो जवाब में क्या वो आपके डीसैलिनेशन प्लांट्स पे अटैक नहीं करेंगे? करेंगे, जाहिर सी बात है। बिना अनाज, बिना पानी के कोई कैसे जंग जीते? जंग जीतना दूर की बात है, कोई कैसे जिए? अगर आप उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, तो आपका भी होगा। और अमेरिका इस परिस्थिति में मीलों दूर बैठा है, तो अमेरिकन बेसिस जिस जिस देशों में है, उन्होंने देशों में वो ये चीज़ें टारगेट कर सकते हैं। एक उदाहरण उन्होंने दिया है, छोटा सा टारगेट करके। तीसरा पॉइंट हमको ये समझना है, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी ये पूरे जंग में क्या रह चुकी है। अमेरिका के बेसिस अलग अलग देशों में हैं, ईरान उन बेसिस को टारगेट कर रहा है। आपको लगता है उन बेस को जब ईरान टारगेट करता है, उसे बचाने के लिए अमेरिका जो मिसाइल दागता है,
चाहे वो $10,000 की हो या $10 लाख की हो, उसके पैसे राष्ट्रपति गल्फ के देशों से नहीं वसूलेंगे। ये जियोपॉलिटिक्स है, इसमें कुछ फ्री में नहीं होता है। हर चीज़ की एक कीमत होती है, वो कीमत आपको देनी पड़ती है, चाहे फिर वो बैक चैनल में कीमत तय हो, किसी और तरह से वो कीमत तय हो। बट अंग्रेजी की एक कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन जियोपॉलिटिक्स। तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है? ना पानी, ना अनाज, ना दवाइयाँ, ऊपर से खर्चा आप बढ़ा रहे हैं हमारा। दूसरी चीज़ इसमें हमें समझने की ये भी है कि जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप के बयान आ रहे हैं कि हम सीज फायर करेंगे, सीज फायर कर दिए, पर सीज फायर में भी कहीं ना कहीं वो अटैक करके कोई छमकला कर देते हैं, तो ये उनकी क्रेडिबिलिटी पे एक सवाल उठाता है कि आप बात करना चाहते हैं कि आपको ये कंटिन्यू रखना है। उन्होंने ये सोचा नहीं था कि ईरानियों का पॉलिटिकल विल जो है वो इतना मजबूत होगा कि इतनी देर तक भी वो अपने आप को, अपनी सरकार को, जो सरकार की व्यवस्था है उसको टिका पाएंगे। उन्होंने टिका के रखी हुई है। अगर आप ईरान की डिमांड्स पढ़ें, जो ईरान ने अपनी मांगे रखी हैं, वो इतनी ज़्यादा मांगे रखी हुई हैं उन्होंने कि कोई उसको स्वीकार कैसे करे। आपने जो नुकसान किया उसकी भरपाई करो, तो सही बात है, नुकसान किया तो भरपाई तो करनी पड़ेगी, पर आपने कितना ज़्यादा नुकसान कर दिया वहाँ, हिसाब कौन लगाएगा उस चीज़ का? आप हम पे दोबारा हमला नहीं करेंगे उसकी गारंटी दो। ऐसी 10 डिमांड रखी है ईरान ने, पर जिस तरह से अमेरिका बिहेव कर रहा है, जिस तरह से उनका व्यवहार है फिलहाल की इस लड़ाई में, वो क्रेडिबल नज़र नहीं आ रहा है। चौथी बात हम करेंगे, ये हमें भारत को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। हमें इम्पैक्ट करता है जी, हम लेते तो वहाँ से तेल है, तेल चलो हमारे यहाँ पे कम आ रहा है, पर हम वहाँ तो एक्सपोर्ट भी तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वहाँ पे अनाज का, दवाइयों का, तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी तो अटके पड़े। $21 मिलियन का ट्रेड है हमारे खाड़ी के देशों के साथ। खाड़ी के देश ये सारी चीज़ें जो है आज हवाई जहाज़ से मंगवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हवाई जहाज़ से मंगवा रहे हैं, चीज़ें महंगी होंगी तो डिमांड कम होगी, हम कम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अमेरिका ने जब हमारे पे टैरिफ्स लगाए थे, तभी हमने भी हमारी एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई किया था, हमारे निर्यात को हमने डाइवर्सिफाई किया था कि चलो अमेरिका में नहीं बेचेंगे, कहीं और बेचेंगे। इस तरह से हमने खाड़ी के देशों में इन्वेस्टमेंट की थी, तभी जाके आपने देखा कि हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया ओमान के साथ। तो वो हमारी एक एक्सपोर्ट मार्केट है, हमारा एक्सपोर्ट वहां पे अटका पड़ा है, तो ये हमको भी इफेक्ट करता है। हाँ, वो अलग बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था की साइज इतनी बड़ी है कि हमें ये नंबर समझ में फिलहाल नहीं आ रहे, पर जो इसके शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस है वो तो होंगे मार्केट में, और वो शायद दिख के भी आ रहे हैं आज की मार्केट। और पांचवा और सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट जो मैंने पहले कहा, देयर इज नो फ्री ट्रेड इन जियोपॉलिटिक्स। कोई आपको फ्री में कुछ नहीं देता, हर चीज़ की एक कीमत होती है, वो कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप तख्ता पलट करना चाहते हैं तो आपको एक राजनीतिक विकल्प देना होगा, आपके पास एक अल्टरनेटिव होना चाहिए। वहाँ की सुप्रीम लीडर को आपने मार दिया, दूसरे सुप्रीम लीडर आ गए हैं, व्यवस्था तो वही चला रहे हैं, तो आपने क्या विकल्प दिया जनता को? आप कह रहे हैं कि जनता विद्रोह पे है, जितने भी प्रतिशत जनता ईरान पे आज विद्रोह पे है, 10%, 20%, 30%, जो भी विद्रोह पे, उनको आपने विकल्प क्या दिया? और आप विकल्प तब दे पाएंगे जब ऑन ग्राउंड, जमीन पे, ईरान की जमीन पे आपके पास कोई विकल्प होगा। आपके पास ईरान की जमीन पे कोई विकल्प नहीं। तो फिलहाल के केस में
मैं ये समझता हूँ कि ईरान के साथ एंगेज करने में ज़्यादा समझदारी है, और अगर उनके साथ उलझे हम तो उलझन बढ़ती जाएगी। एक छोटे से थॉट के साथ ये मैं समाप्त करना चाहूँगा। अमेरिका ये क्षेत्र छोड़ के चला जाएगा इस युद्ध के बाद, फिर क्षेत्र में क्या होगा? चरमराई हुई अर्थव्यवस्था के साथ अगर आज ईरान इतना शक्तिशाली दिख रहा है, तो कल अमेरिका के जाने के बाद कितना शक्तिशाली अपने आप को दिखाएगा? सोचा है इस बात पर? सोचना जरूर। इस पे ही अगला वीडियो हम प्रारंभ करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।